चंदनपुर नामक गांव के पास एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बेटे के साथ रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटे नाचते झूमते जंगल में रहते थे। एक दिन नागिन का बेटा नागिन से कहता है, माँ, हम कितने सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, पर आप कभी भी मुझे उस ऊंचे पहाड़ी पर नहीं ले गए। मुझे भी हर जगह घूमने की इच्छा होती है, पर आप कभी भी मेरी केयर ही नहीं करती। मेरे प्यारे बेटे, उस पहाड़ी की चोटी पर ले जाना ऐसी कौन सी बात है? चलो बेटा, मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ। नागिन और उसका बेटा जंगलों के रास्ते चलते चलते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। नागिन का बेटा पहाड़ी पर जाते ही बहुत ही खुशी हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। नागिन भी अपने बेटे को नाचता देख उसके साथ साथ नाचने लगती है। तभी उसी वक्त चंदन और मोहन नाम का दो दोस्त पहाड़ी पर घूमने के लिए आते हैं और अचानक नागिन और उसकी बेटा को नाचता देख हैरान रह जाता है। अरे यार चंदन, हम कोई सपना देख रहे हैं क्या? मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे इस सामने नागिन और एक बच्चा नागिन डांस कर रहे हैं। अरे हाँ यार, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। चलना इन लोगों के साथ थोड़ा नागिन डांस किया जाए और 2-4 सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम में डाल देंगे तो एक झटके में फॉलोअर्स मिलियन में हो जाएगा। अरे यार, तुम अपनी बकवास अपनी पास ही रख। हर वक्त तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुझती हैं। ये दोनों नागमणि वाले भी नागिन हो सकते हैं। क्यों ना हम इससे नागमणि हासिल करें और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। यार तू सच कह रहा है? मैं अमीर बनने वाला हूँ? सच में तुम इस नागिन से नागमणि हासिल करने वाला है? मुझे तो ये सब आंखों का धोखा लग रहा है। यार तू अपनी बकवास अपनी पास ही रख और देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ। मैं तो जंगल में पशु पक्षी को मारने के लिए बंदूक लाया था, पर सच में मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो मेरे सामने नागमणि वाला नागिन है। सोहन मदन को एक कहकर अपना बंदूक निकालता है और बंदूक से नागिन को एक गोली मार देता है। गोली नागिन को लगते ही वो जमीन पर गिर जाती है। नागिन का बेटा अपनी माँ की ये हाल देखकर हैरान रह जाती है और वो अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी मदन और सोहन उस नागिन के बेटे के पास आता है। ओ नागिन के बेटे, अब मैं तुझे भी मार दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त में छोड़ूंगा। अगर तू हमें नागमणि का पता बता दे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें जाने देंगे। अरे ओ इंसान के बच्चे, तूने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तू क्या समझता है तू बच जाएगा? पर हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो बता नागमणि कहाँ है? अरे ओ नास पीटे, मैं तुझे नागमणि का पता तो क्या, मैं तुम्हें कोयले की खान का पता ना बताऊं? इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। नागिन का बेटा सोहन और मदन को ये कहकर उन्हें डसने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी नागिन अपने बेटे को इशारों से कहने लगती है, बेटा, अभी इनसे लड़ने का वक्त नहीं है। ये लोग इंसान नहीं जानवर है। तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी मार देगा। हम में से एक को तो जिंदा रहना ही होगा इन्हें सबक सिखाने के लिए। तुम भाग जाओ यहाँ से बेटा। नागिन का बेटा जैसे ही अपने माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनता है, वो ना चाहते हुए भी अपने माँ को पहाड़ी पर छोड़कर उन लोगों के चंगुल से भागने लगते हैं। नागिन के बेटे को भागता देख सोहन और मदन नागिन के बेटे पर तलवार से वार करते हैं और नागिन के बेटे को जख्मी कर देता है। नागिन का बेटा जैसे तैसे उन लोगों के चंगुल से जंगल के रास्ते होकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद नागिन की बेटा को एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई देता है।
नागिन का बेटा कुटिया के अंदर चले जाता है। साधु बाबा अपने सामने जख्मी नाग बच्चे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, इस नाग बच्चे का ये हाल किसने किया? जरूर किसी इंसान की वजह से ये हुआ है। मुझे अपनी तंत्र विद्या से इस नाग बच्चे को स्वस्थ करना होगा। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम, आम फट। ये नाग बच्चे पहले जैसा हो जाए फटाफट। साधु बाबा के मंत्र से नाग बच्चा की सारी जख्म ठीक हो जाता है और वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। साधु बाबा प्रणाम, आपकी वजह से मैंने आज नया जीवन पाया है। साधु बाबा, मैं आपके पास रहकर आपके पास से तंत्र विद्या सीखना चाहता हूँ। मेरी माँ को उस इंसान ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। आपके तंत्र विद्या से मैं अपनी माँ को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बेटा, मरे हुए इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथों में है। पर मैं तुम्हें ऐसी तंत्र विद्या सिखाना चाहता हूँ जिसके प्रयोग से तुम अपने माँ से बातें कर सकते हो। साधु बाबा नाग बच्चे को एक कहकर उसे अपनी माँ से बातें करने के लिए तंत्र विद्या सिखाना शुरू कर देता है। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम, आम फट। बेटा, इस तंत्र विद्या के प्रयोग करके तुम अपनी माँ से बातें कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ उल्टी सीधी करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही बड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर ये काम करना होगा। इसी तरह बहुत दिनों तक साधु बाबा नाग बच्चे को तंत्र विद्या सिखाता है। नाग बच्चा पूरी तरह से साधु बाबा से आत्माओं से बात करने का मंत्र सीखकर और वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है। मरे हुए सांप को देखकर नाग बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आती है। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम, आम फट। मेरी माँ की आत्मा जहाँ कहीं भी है, जल्दी से आकर इस मरे हुए सांप के अंदर चली जा। मरा हुआ सांप जिंदा हो जाता है और फन फैलाता हुआ उठ खड़ा होता है। नाग बच्चा मरे हुए सांप को जिंदा होता देख बहुत ही खुश हो जाता है। माँ, आप फिर से जिंदा हो गई। अब आप जाकर अपनी बदला पूरा करो और जो भी अपने रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। ये इंसान जाति हमारे नाग लोग और नागमणि के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। भूतिया नाग अपने मौत का बदला लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और वहाँ से सीधा मदन और सोहन के पास जाता है। मदन और सोहन अपने सामने फन फैलाता हुआ सांप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे यार मदन, ये सांप कहाँ से आ गया? हमें तो नागिन को मारे हुए बहुत ही समय बीत चुका है। ये कहाँ से हमारा काल बनकर आ गया? अरे मैया रे मैया, अरे सोहन, मुझे तो ये सांप उस नागिन का बच्चा लग रहा है। यार तू जल्दी से कुछ कर, नहीं तो ये सांप हमारी खटिया खराब कर देगी। अरे यार, मेरे पास भी तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता था हम ऐसे ही घूमने निकलेंगे और ये सांप हमें मारने के लिए आ जाएगा। सोहन और मदन आपस में बातें कर रहे थे, तभी वो सांप एक विशाल आकार वाले सांप में बदल जाते हैं और एक झटके में मदन को काट लेता है। सोहन मदन का ये हाल देखकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। नागिन भी सोहन के पीछे पीछे जाने लगता है। अरे यार, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से भाग निकलना होगा, नहीं तो ये कल मोही नागिन मदन की तरह मुझे भी मार डालेगा। सोहन जंगल के रास्ते भागता रहता है। तभी रास्ते में उसे उसी साधु बाबा की कुटिया दिखाई देती है। सोहन जैसे तैसे करके साधु बाबा की कुटिया के पास आता है। साधु बाबा, आप मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे विशाल आकार का एक सांप पड़ा हुआ है, आप मुझे बचा लीजिए। उस नागिन ने मेरे दोस्त को भी मार डाला है। बेटा, तुमने जरूर उस नाग के साथ कोई छेड़छाड़ किया होगा, नहीं तो वो ऐसे ही तुम्हें मारने के लिए उतावला नहीं हो सकता। पर तुम मेरे शरण में आए हो, इसीलिए अवश्य मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
तभी साधु बाबा के कुटिया के पास वही भूतिया नागिन आ जाता है और साधु बाबा से कहने लगता है, अरे ओ बूढ़े साधु बाबा, उस इंसान को बचाने की कोशिश मत करना, उसकी वजह से मेरी मौत हुई है। अगर तू उसे बचाने की कोशिश करोगे तो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। अगर तुमने इस इंसान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है जो तुम मुझे मार सकोगे। भूतिया नागिन ये सुनकर साधु बाबा पर अपनी जादू का प्रयोग करती है। साधु बाबा भी भूतिया नागिन को रोकने के लिए उस पर पलटवार करता है। इसी तरह दोनों में युद्ध होने लगता है। तभी वहाँ पर नागिन का बेटा भी आ जाता है। साधु बाबा, आप इस हत्यारे इंसान को बचाने के लिए मेरी माँ को खत्म करना चाहते हैं। मैंने आपसे तंत्र विद्या सीखकर अपनी माँ को जीवित किया है। मैं फिर से अपनी माँ को खोना नहीं चाहता हूँ। नाग बच्चा साधु से बातें कर रहा था कि तभी उसी समय सोहन बाबा का त्रिशूल निकालकर भूतिया नागिन के ऊपर बाढ़ कर देता है, लेकिन वो त्रिशूल नागिन को ना लगकर नाग बच्चे को लग जाता है और नाग बच्चा वहीं पर गिरकर मर जाता है। साधु बाबा सोहन का ये व्यवहार देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसे भस्म कर देता है। सच में नागिन, इस इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। इसे इसकी सजा भी मिल गई है। मैं ऊपर वालों से प्रार्थना करता हूँ तुम दोनों की आत्मा को शांति मिले और तुम दोनों माँ बेटे के रूप में फिर से दोबारा जन्म लो। साधु बाबा ये कहकर उस मरे हुए सांप के अंदर से आत्मा को भी निकाल देता है और नाग बच्चे का ये हाल देखकर दुखी होकर कुटिया के अंदर चला जाता है। अपनी गरीबी के तानों से परेशान होकर मोहन गुस्से में अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। पता नहीं मेरी पत्नी मुझे हमेशा ताने क्यों देती रहती है। जब मुझे कहीं काम मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। 2 मिनट भी सुकून से बैठने नहीं देती। हर समय चिक 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 करती रहती है। समझ में नहीं आता उसे मुझसे मतलब है या पैसों से। बातों बातों में मोहन चलते चलते जंगल की ओर चला आता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये तो जंगल है। माला की बातें सोचते सोचते मैं तो जंगल में आ गया। तभी अचानक मोहन की नजर जंगल में एक पेड़ के पास गड्ढे पर जाती है जिसमें कुछ चमक रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो एक सोने की चक्की है। मोहन उस चक्की को उठाने लगता है कि तभी पास वाले पेड़ में से एक नाग प्रकट होता है और मोहन को कहता है, रुक जाओ, तुम ये सोने की चक्की ऐसे नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हें ये सोने की चक्की चाहिए तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो तुम ये जादुई सोने की चक्की ले जा सकते हो, वरना नहीं। नागराज की बातें सुनकर मोहन नागराज से कहता है, नागराज, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर ना दे पाऊं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिए बगैर अगर तुमने ये जादुई सोने की चक्की ली तो तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। ठीक है नागराज, आप प्रश्न पूछो, मैं सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बताओ, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए वो क्या 3 चीज है जो सबसे जरूरी है? नागराज की बातें सुनकर कुछ देर सोचकर उत्तर देता है, हाँ, पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है जमीन, पानी और प्रकाश। बिल्कुल सही जवाब। तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। जमीन से तो ये पेड़ जुड़ा ही है और प्रकाश इसे मिल भी रहा है। तो इस पेड़ के पास किस चीज की कमी है? पानी की। क्या तुम इस पेड़ की जड़ों में
पानी लाकर डाल सकते हो? हाँ नागराज, क्यों नहीं, मैं अभी इस पेड़ की जड़ों में पानी लाकर डाल देता हूँ। तभी मोहन वहाँ के पास की नदी के पास जाता है और नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। ये देखकर नागराज बहुत ही खुश हो जाता है और नागराज मोहन से कहता है, तुम एक अच्छे इंसान भी हो। तुमने इस पेड़ की जड़ों में पानी डाला है। अब ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हुई। तुम इसे ले जा सकते हो। लेकिन सुनो, तुम इस जादुई सोने की चक्की में कुछ भी रखोगे तो वो सोने की बन जाएगी। लेकिन इसका प्रयोग दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। अगर लालच की और एक बार से अधिक इसका उपयोग किया तो ये गायब हो जाएगी और इससे बनी हुई सारी वस्त्र भी गायब हो जाएगी। ठीक है नागराज, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहकर मोहन जादुई सोने की चक्की लेकर घर आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी माला को भी बताता है। ये हुई ना बात, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने मेरी जिंदगी में पहली कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन माला, नागराज ने जो बातें बताई है कि इस जादुई सोने की चक्की का उपयोग दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, एक बार से अधिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना ये चक्की गायब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बार इस जादुई चक्की का उपयोग तो करके देखूं, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। माला जल्दी जल्दी से घर की एक वस्त्र लाकर चक्की पर रख देती है। देखती देखती वो वस्त्र सोने की बन जाती है। ये देखकर माला और मोहन बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो वस्त्र को बेच देता है और खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। अब माला और मोहन रोज ऐसा ही करता है। धीरे धीरे अब वे बहुत ही अमीर हो जाता है। उसी गांव में मोहन का दोस्त मदन भी रहता था। मदन की पत्नी बिमला को जब मोहन की बहुत ही अमीर हो जाने की बात पता चली तो वो बिमला बहुत ही गुस्से में मदन से कहती है, देख रहे हो, तुम्हारा दोस्त दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और तुम आज भी गरीबी में ही जी रहे हो। बिमला, कह तो तुम सही रहे हो, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पता नहीं कैसे मोहन इतना जल्दी इतना अमीर हो गया है। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, क्योंकि अब और इस गरीबी में नहीं रह सकती मैं। जाओ और अपनी दोस्त से उसके अमीर होने का राज पूछो। वो तो तुम्हारा दोस्त है, वो तो तुम्हें बता ही देगा। बिमला की बातें सुनकर मदन अपने दोस्त मोहन के पास जाता है और मोहन से उसके अमीर होने का राज पूछता है। मोहन अपने दोस्त को जादुई सोने की चक्की वाली सारी बात बता देता है। मदन भी जाकर सारी बातें बिमला को बताता है। अच्छा, तो ये राज है आपके दोस्त के इतने जल्दी अमीर हो जाने का। सुनो, मुझे भी उस नागराज की सोने की चक्की चाहिए। तुम अभी जंगल जाओ और जादुई सोने की चक्की लेकर आओ। लेकिन बिमला, अगर वे नागराज ने मुझसे भी कोई प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया तो? तुम नागराज के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो? कुछ भी करो, लेकिन जंगल जाओ और नागराज से जादुई सोने की चक्की लेकर ही घर आना। मदन जंगल में उसी नागराज के पास जाता है और देखता है पेड़ के पास एक गड्ढे में सोने की चक्की है। उसे देखकर मदन बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उस पेड़ में से एक नागराज प्रकट होता है और कहता है, क्या तुम्हें भी जादुई सोने की चक्की चाहिए? हाँ नागराज, मुझे भी ये जादुई सोने की चक्की चाहिए। तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी तुम ये जादुई सोने की चक्की ले जा सकते हो। हाँ नागराज, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तुम प्रश्न पूछो। ठीक है, तो बताओ, पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? नागराज का प्रश्न सुनकर मदन सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या, मोहन ने जो सवाल का उत्तर बताया था मुझे,
वो तो सवाल नागराज ने पूछा ही नहीं। नागराज ने तो सवाल बदल दिया। मैं क्या करूं? नागराज के सवाल का उत्तर कैसे दूं? पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है, ये तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जल्दी उत्तर दो, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। तभी अचानक वहाँ बिमला आ जाती है और बिमला नागराज से कहती है, नागराज, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं तो? ठीक है, अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगी तो ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हो जाएगी। बिमला नागराज से दोबारा प्रश्न पूछती है और नागराज का प्रश्न सुनकर उसका उत्तर देती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, मैं खुश हुआ। ले जाओ, ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हुई। और एक बात याद रखना, इसका उपयोग दिन में सिर्फ एक बार ही करोगे, और यदि अधिक बार इसका उपयोग करोगे तो ये जादुई सोने की चक्की गायब हो जाएगी। मदन और बिमला दोनों जादुई सोने की चक्की लेकर घर आ जाता है। तभी मदन बिमला से कहती है, बिमला, तुम अचानक जंगल कैसे आ गई थी? क्योंकि मैं जानती थी तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम नागराज की सवाल का उत्तर दे पाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें जादुई सोने की चक्की तो मिल गई। अब ये सोचो हमें जल्दी से अमीर कैसे बनना है। तभी बिमला चक्की पर एक वस्त्र रखती है और देखती देखती वो सोने की बन जाती है। ये देखकर बिमला और मदन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। हाँ, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। चक्की ने तो सच में ये वस्त्र को सोने की बना दी। अब तो हम भी बहुत जल्द ही अमीर हो जाएंगे। बिमला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस चक्की ने सच में इस वस्त्र को सोने की बना दी। अब मैं घर की सारी वस्त्र को सोने की बना दूंगी। तभी बिमला चक्की पर दूसरी वस्त्र रख देती है और तुरंत ही वह चक्की गायब हो जाती है और उससे बनी सोने की वस्त्र भी गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें नागराज की बातें याद आते हैं। अरे, हमने तो नागराज की बातें भूल ही गई थी। हाय, मैंने क्या कर दिया।